नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। महाराष्ट्र में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई बड़े नेताओं ने अपने पर्चे दाखिल किए। वहीं नवाब मलिक, जो उनके ऊपर थोड़ा सस्पेंस जारी था, उन्होंने शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से पर्चा भरने का जो सस्पेंस था वो बना रहा। उन्हें एनसीपी का टिकट मिलेगा या नहीं, बाद में खबर आई कि उन्हें एनसीपी का टिकट मिल गया है। इस मुस्लिम बहुल सीट पर उनका मुकाबला महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी से है। वहीं वर्ली सीट पर शिवसेना उम्मीदवार मिलन देवड़ा ने भी आज अपना पर्चा भरा। उनकी टक्कर आदित्य ठाकरे से है, जो वहां के मौजूदा विधायक हैं। मुंबई से लेकर भंडारा तक पर्चे भरने का दौर जो है वो चलता रहा। नामांकन की आखिरी दिन बगावत और टिकटों की जोड़तोड़ जमकर दिखाई पड़ी। बीजेपी की नेता और शायना एनसी ने अब मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट से अपना पर्चा दाखिल किया। ये कल जो लिस्ट आई थी उसमें एक बड़ा सरप्राइज के तौर पर सामने आया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, नाना पटोले, उन्होंने भंडारा से अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं नारायण राणे ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आखिरी दिन है, चंद घंटे बचे हैं, कितनी सीटें रह गई हैं और कितने रेबेल अभी दिखाई पड़ रहे हैं आप, क्योंकि पूरा जंग का मैदान है वो सजता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकित, बहुत ही जंग का मैदान बन चुका है और बहुत ही हलचल है, गहमा गहमी है और सब कुछ फंसा हुआ उलझन। अभी भी आप देख लीजिए कि आखिरी दिन है नामांकन फॉर्म भरने का और समय लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद चाहे महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, 4 से 5 सीटों की अभी भी गफलत बची हुई है। कौन किस सीट पर उम्मीदवार होगा एक कह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ तक कि कहीं कहीं पे अब ये जानकारी आ रही है कि 2 उम्मीदवारों को भी एबी फॉर्म दे दिया गया है। जैसे दिंडोरी से जो जानकारी आई कि वहाँ से जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे नरहरि जिरवर, उनको अजित पवार की एनसीपी पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन आज अचानक से एकनाथ शिंदे की सेना ने भी अपने एक उम्मीदवार नेता को उम्मीदवारी दे दी, एबी फॉर्म दे दिया और फॉर्म भरवा दिया। तो उसमें क्या होगा कह पाना मुश्किल है। तो इस तरह की जो हड़बड़ी है, गड़बड़ी है, ये लगातार चल रही है और इसमें बहुत से बागी भी सामने उभर कर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे और आखिरी वक्त तक भी जब उनका नाम नहीं आया तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज आज़ाद उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भर दिया। जिसमें एक बड़ा नाम जो है कि बोरीवली से गोपाल शेट्टी का है, जो कि बीजेपी से वहाँ पर संजय उपाध्याय को टिकट देने से नाराज होकर उन्होंने फॉर्म भर दिया है। अंधेरी से जो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा थे, वो अपनी पत्नी के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे सेना पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे सेना ने उनकी जगह पे मुरजी पटेल, बीजेपी के ही एक नेता को लाकर टिकट दे दिया। उससे नाराज होकर उन्होंने बड़ा एक महिलाओं के साथ विशाल एक मोर्चा निकालते हुए जाकर उनकी पत्नी स्वीकृति शर्मा जो है उन्होंने जाकर वहां पर फॉर्म भर दिया है। इसी तरह साइना एनसी, जो एक हैरान कर देने वाला नाम अचानक से आया, जो वर्ली से टिकट मांग रही थी, वो अचानक से मुंबा देवी से उन्हें टिकट मिला और वो भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिला, बीजेपी से टिकट नहीं मिला। तो स्थानीय बीजेपी के जो नेता थे वो वहाँ से बहुत नाराज हो गए और पहले विधायक रह चुके, वहाँ से नगर रह चुके अतुल शाह ने आज आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। तो इसी तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है। और एक जो मुंबई के बगल से एक खबर है, जो कि देखिए वो बहुत चिंताजनक खबर एक आ रही है, और कि श्रीनिवास वनगा, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उनका टिकट काटकर उनकी जगह पे दूसरी पार्टी से आए राजेंद्र गावित को वहाँ पर टिकट दे दिया गया, जिससे वो इतने नाराज हुए और आहत हुए, नाराज कहना ठीक नहीं होगा, इतने आहत हैं कि कल बहुत ही फूट फूट कर रोए कैमरे पर। और उसके बाद शाम को 6 बजे से वो लापता हैं। उनके दोनों फ़ोन थे, दोनों फ़ोन बंद आ रहे हैं। पत्नी और माँ जो है घर पर है, पुलिस भी उन्हें तलाश कर रही है, लोग भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर गए हुए हैं। तो ये भी इस एक तस्वीर उभर कर आ रही है। तो इसी तरह से बहुत सी ढेर सारी तस्वीरें हैं, पूरे राज्य भर से आ रही हैं। बहुत से लोग आज़ाद रूप में उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर रहे हैं, बहुत से लोग नाराज़गी से पर्चा भर रहे हैं। लेकिन अभी 1 दिन 2 दिन का दौर है, जब मान मनोबल होगी तो उसमें से बहुत से हो सकता है कि जो पार्टियों के जो बागी नेता हैं उनमें से कुछ लोगों को मना भी लिया जाए। लेकिन कुछ शायद ऐसे होंगे कि जो देखेंगे कि कितनी पानी है, कितना दम है उनके अंदर, जीतने की उम्मीद होगी, तो शायद वो आखिरी दम तक रहे। तो जो दिलचस्प जो चुनावी लड़ाई है यहाँ पर इसमें महाराष्ट्र विधानसभा की, बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है और बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। कांटे की टक्कर है और देखना होगा किसका समर्थन
जनता का समर्थन किसको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मुंबई की वर्ली सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, यहाँ दिलचस्प मुकाबला है। एक सांसद को एमएलए का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, इस पर एनडीटीवी से बात करते हुए मिलन देवड़ा ने कहा कि वो किसी दबाव में चुनाव नहीं लड़ रहे। वर्ली विधानसभा सीट भी देवड़ा परिवार का गढ़ मानी जाने वाली मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के तहत आती है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने वर्ली सीट से देवड़ा का दाव चला है। मिलिंद जी कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या तैयारी है वर्ली को लेकर? देखिए, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब स्वयं उम्मीदवार हैं। उनका उद्देश्य है कि सबसे जो कॉमन मैन है मुंबई में उनको न्याय देना, और हमारा एक उद्देश्य है कि ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति चल रही थी मुंबई में और महाराष्ट्र में, हर चीज़ को अपोज करो। अभी वर्ली में एक महालक्ष्मी रेस कोर्स है। महालक्ष्मी रेस कोर्स को मुख्यमंत्री साहब ने तय किया कि मैं मुंबई के सामान्य लोगों के लिए अवेलेबल बनाना चाहता हूँ। उसका विरोध किसी ने किया। मेट्रो, जो आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, उस मेट्रो का विरोध किसने किया? उसके वजह से 4 साल का डिले हुआ, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आम जनता के पैसे बर्बाद हुए इसमें। तो ये जो स्पीड ब्रेकर राजनीति है वो हम समाप्त करना चाहते हैं। सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लोगों की जो समस्या है उनको दूर करना चाहते हैं। मैं कोई फेक फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं भी कह सकता हूँ कि हम A+ वर्ली बनाएंगे या A++, लेकिन ये झूठे वादों से कुछ नहीं होता है। वहीं हमारे सहयोगी अनुज ने खास बातचीत की नवाब मलिक से, जिनको एनसीपी का फाइनली मतलब बिल्कुल अंत में जाकर उनको एनसीपी ने मैदान में उतार दिया है। क्या अपडेट है फिलहाल आपके नॉमिनेशन के ऊपर? मैंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन अभी तक पार्टी का जो AB फॉर्म है वो जमा नहीं हो पाया है। पार्टी का समय के भीतर अगर AB फॉर्म जमा हुआ तो हम चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, नहीं तो जनता का जो आग्रह है चुनाव लड़ना, हम इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाएंगे। अभी 1 घंटे से भी कम समय बचा है सर 3 बजने के लिए। आपको कितना विश्वास है कि आपको पार्टी से AB फॉर्म मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो आपके मोरल को वो अफेक्ट करेगा? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, सिंबल हो बिना सिंबल हो, जनता के आग्रह पे मेरा चुनाव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी ने कहा था कि आप फॉर्म भर दीजिए, हम AB फॉर्म भेजेंगे, तो हमें लगता है कि पार्टी को अगर विश्वास है कि मेरी जीत पक्की है तो समय के भीतर वो लाके फॉर्म जमा करवाएंगे। ओके सर, फाइनली भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा है आपके कैंडिडेचर के लिए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आप अभी एक साथ एक अलायंस में बैठे हुए हो और फिर उनका विरोध पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस विरोध को आप कैसे देखते हैं? कौन विरोध कर रहा है ये मेरे लिए कोई उसका महत्व नहीं है। जनता मेरे साथ है, ये महत्वपूर्ण है। मेरा नेता मेरे साथ है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि कठिन समय में अजीत दादा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। उन्होंने मेरी बिटिया को टिकट दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है, और मुझे विश्वास है कि वो जो परिस्थितियाँ शिवाजी नगर मानपुर की है, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोगों ने मुझे न्योता दे के यहाँ बुलाया है, वो चीज़ों को समझेंगे, और मुझे लगता है समय के भीतर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इसी पर आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा, नवाब मलिक जो शरद पवार का साथ छोड़ के अजीत पवार के साथ है, उनकी बेटी को भी टिकट और उनको भी टिकट, तो क्या नवाब मलिक को मतलब बीच में बात ये चल रही थी कि शायद बीजेपी से बात नहीं बन पा रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि उनको उतारा जाए, तो क्यों नवाब मलिक मजबूरी बने हुए हैं एनसीपी की? देखिए, नवाब मलिक मजबूरी नहीं है बल्कि एक ताकत है एनसीपी की। नवाब मलिक की जो फॉलोअर्स हैं, और अणुशक्ति नगर सीट से जहाँ से वो विधायक थे, वहाँ पर उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, और जो जीत जो है वो सीट जो है एक तरह से पक्की मानी जा रही है।
लेकिन चूंकि जिस तरह से बीजेपी का विरोध हुआ, खबरें आई और वहाँ से उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता था या फिर उनकी इसलिए मजबूरी में उनकी बेटी को वहाँ पर खड़ा किया और बेटी भी उनका चाहती थी कि टिकट लड़े और नवाब मलिक भी चाहते थे। तो और फिर उन्हें मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट पे जाने का फैसला किया नवाब मलिक ने और वहाँ से वो भले ही विरोध हो रहा था, टिकट नहीं उनका एक तरह से नहीं मिल पा रहा था, उसके बावजूद वहाँ से वो पर्चा भरे थे क्योंकि वहाँ पे भी वो मुस्लिम बहुल सीट है और वहाँ पे भी नवाब मलिक को अगर खड़ा किया जा सकता है तो महायुति को एक सीट का फायदा हो सकता है क्योंकि सामने जो है कि अबू हासिम आजमी ही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखें तो लगभग 70,000 की वहाँ पे लीड थी, तो इतना आसान भी नहीं है नवाब मलिक के लिए, लेकिन एक उम्मीद वहाँ पे दिखाई पड़ी है। तो चूंकि महायुति को फिर से सरकार में लाना है तो एक एक सीट की कीमत है और ऐसे में दोनों मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक बड़ा चेहरा और जो मुस्लिम में समाज में लोकप्रिय चेहरा है वो चेहरा सामने आना चाहिए। इसलिए नवाब मलिक वो एक चेहरा है जो कि महायुति को दिखाई पड़ रहा है, इससे बड़ा चेहरा कोई उनके पास है नहीं। तो ये जो है कि ज़रूरत है नवाब मलिक और इसीलिए लगता है कि अजीत पवार के जरिए नवाब मलिक को वहाँ से संभाला जा रहा है। हालांकि जरूर जिस तरह से बीजेपी में नाराजगी रही है, खास करके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी रही है, वो नहीं चाहते हैं कि जिसका नाम दाऊद से जुड़ा हो वो उनकी सहयोगी बदलों से भी कहीं ना कहीं सामने रहे या चुनाव लड़े। लेकिन राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ मजबूरियां भी चलती हैं, बहुत कुछ जोड़ तोड़, बहुत कुछ गणित भी करना पड़ता है, गम खाना पड़ता है। तो ठीक वहीं पर कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है कि बहुत मजबूरी में बीजेपी के विरोध के चलते, जैसा कि नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि एबी फॉर्म आ गया है, उन्हें मिल गया है, यानी वो राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत पवार के गुट के कैंडिडेट होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही गम खाया होगा बीजेपी ने, तब जाके कहीं अजीत पवार को हरी झंडी मिली होगी और तब उन्होंने एबी फॉर्म नवाब मलिक को दिया होगा, क्योंकि आखिर में मायने रखती है जीत और सत्ता में वापसी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ। वहीं झारखंड का सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। इन दोनों गठबंधनों को चुनौती देने के लिए इस बार जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी मैदान में है। जयराम महतो कुर्मी जाति से आते हैं और जिसकी आबादी राज्य में करीब 15% से अधिक है। राज्य में 26% आदिवासियों के बाद दूसरी बड़ी जाति है। लोकसभा चुनाव में भी इस पार्टी ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कुछ जगहों पर उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा भी रहा था। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पार्टी के प्रमुख जयराम महतो से हमारी सहयोगी सिकता देव ने बात की, आपको सुनवाते हैं। रोजगार और भारी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो ने इस बार ठाना है कि वो विधानसभा चुनावों में भी चुनौती देंगे। जयराम महतो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनावों में आपकी पार्टी ने असर छोड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में ये विश्वास कहाँ से आया है कि विधानसभा चुनावों में इस बार आप कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में जनता सर्वोपरि होती है और ये विश्वास हमें जनता के माध्यम से आया है। क्योंकि भारत की राजनीति में शायद पहला ऐसा अवसर होगा जब किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और उस पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और औसत एक लोकसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आते हैं और 8.5 लाख वोट हम लोग गेन करते हैं। तो वही हम लोग के लिए हिम्मत है, हौसला है और विश्वास है। और उसी विश्वास को आधार मानते हुए 2024 का जो विधानसभा का चुनाव 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगा झारखंड में, 23वें दिन रिजल्ट आ जाएगा, 23-24 दिन में हम लोग मजबूती के साथ लगभग मैदान में उतर चुके हैं। आप विश्वास से भरे हुए हैं, फिर 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, चूँकि ये सारी चीज़ें नई पार्टी है और इस पार्टी में जो सारा फोकस है वो मुझ पर ही आके टिकता है। तो मेरा मानना है कि मैं 2 सीटों पे लड़ूंगा तो दोनों सीटों के आसपास जितने भी क्षेत्र होंगे उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा और इसी के मद्देनज़र मैंने 2 सीटों को चयन करने का काम किया है। अगर हम याद करें तो ऐसे और भी कई लोग आए राजनीति में या फिर ऐसी पार्टियां बनी जो पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर चलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वही राह पकड़ी जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां पकड़ती हैं।
तो ऐसे में आपकी राजनीति कैसे अलग होने वाली है? आप जब मुख्य धारा राजनीति में आएंगे, चुनावी राजनीति में आएंगे, तो आप बाकी पारंपरिक पार्टियों की तरह तो बन जाएंगे। देखिए, आप सबसे पहली बात, हम लोग कुछ तो है चीज़ें जिनसे हम लोग लीक से हटकर चलेंगे, व्यवस्था से हटकर चलेंगे, परंपराओं से हटकर चलेंगे। उनमें से कई ऐसे विषय हैं जिस पर हमारी पार्टी ने चिंतन मंथन किया है। जैसे कि इस बार के ही चुनाव में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे थे हमारे पास जो बीजेपी कांग्रेस से कट रहे थे, या फिर किसी पॉलिटिशियन के बेटा बेटी आ रहे थे। तो हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग नई पार्टी नई सोच के साथ आए हैं। हमारी पार्टी में पिता के बाद पुत्र को स्थान नहीं मिलेगा। हम लोग नेपोटिज्म को नहीं दोहराएंगे। पार्टी के अनुशासन और पार्टी किस ढर्रे पर काम करेगी उसकी बात, लेकिन आप अपने वोटरों से जाकर कहते क्या हैं? हमने तस्वीरों में देखा है बहुत संख्या में भीड़ जुटती है, क्या कहते हैं कि आपको लोग सुनने खींचे चले आते हैं? नहीं, भीड़ तो होती है। जैसे आज ही एक नॉमिनेशन था तो वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, और 2 दिन पहले मैंने भी नॉमिनेशन किया था उनका। मैं ग्राउंड के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिल रहा था कि हम लोग कहाँ खड़ा होकर मेरा स्पीच सुनेंगे। और आज मंत्री जी का, हम मुख्यमंत्री आए हुए थे लेकिन ग्राउंड का 1/4 भाग में ही लोग सुन रहे थे। तो लोग आते हैं सुनने के लिए, उसका कारण है कि हम लोग स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं। अब एक आखिरी सवाल, आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी पीएचडी खत्म करना है, तो ऐसे में राजनीति करते करते उसके लिए वक्त निकलेगा कि वो पीएचडी अब पीछे छूट जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत टफ होने लगा है, लेकिन पीएचडी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पीएचडी हमारी माता का सपना है, हमारे नानी नाना का सपना था। हमें पढ़ाना लिखाना बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बड़ी मेहनत से हमें कागज़ कॉपी कलम जुगाड़ करके देते थे। तो पीएचडी को पूरा करेंगे। और चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और देखना होगा कि झारखंड की जनता आपके लिए क्या फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया जयराम महतो हमसे बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लातूर शहर से अमित देशमुख कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उनका मुकाबला अर्चना पाटिल के साथ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू हैं। अमित देशमुख को लेकर उनके विरोधी तरह तरह की आरोप लगाते रहे हैं। उनसे इस बारे में बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी ने। नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गर्मियाँ तेजी पे हैं और उस समय हमारे साथ है श्री अमित देशमुख। अमित जी, ऐसा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में बात नहीं बन रही है। उसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण ये है कि कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, और दूसरी जो बात है वो चीफ मिनिस्टरशिप को लेके है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ों की वजह से एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव जा रहा है महाराष्ट्र की जनता में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि महाविकास अघाड़ी के सारे नेताओं ने इकट्ठा काम करने का तय कर लिया है। इंडिया अलायंस के वक्त भी ये प्रधानमंत्री के मुद्दे पर ये मसला उठा था, लेकिन उस वक्त भी इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये कहा था कि हमारे पास कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सही वक्त पर हम प्रधानमंत्री की उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर भी वैसी ही बात है। यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और महाराष्ट्र की जनता जो चाहती है, महाराष्ट्र के जो महाविकास अघाड़ी के विधायक चुनकर आएंगे वो क्या चाहते हैं, इस पर यह निर्भर होगा और उसी पर यह निर्णय होगा। तो आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप का जो निर्णय है वो बाद में लिया जाएगा, जबकि अब तो ऐसा ही है ना, क्योंकि हर सारे नेताओं ने तो यही कहा है कि महाविकास अघाड़ी हमारा चेहरा है और मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय किया जाएगा। और इस पर हर पार्टी को ये लगना कि मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो फिर ये जो इंसिस्टेंस दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? खास करके संजय राउत जो हर दिन आके यही कहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप शिवसेना के साथ में होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो शिवसेना पार्टी की राय हो सकती है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो वो उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं या उनकी पार्टी की सोच रख रहे हैं। लेकिन हम एक सोच और एक विचार के साथ इकट्ठा आए और हमें महायुति सरकार को सत्ता से दूर करना है। राइट। और ये हमारा ध्येय है पहले, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ
देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय आप लोगों ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड एडवांटेज फॉर द महाविकास आघाड़ी। अब वो चीज़ बिल्कुल उल्टी हो गई है, आपका जो है बंटवारा नहीं हो रहा है और लोगों के मन में धीरे धीरे ये सवाल आ रहा है कि अभी से लेके ये बात है तो आगे जाके होगा क्या। लोकसभा में हम 48 सीटें लड़े, विधानसभा में हम 288 सीटें लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा है और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो उसमें ये चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो चुका है। ऐसा है कि अगर किसी सीट पे किसी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा है लेकिन उसी सीट पर किसी पार्टी का वोट बेस अच्छा है, तो इसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी रखती हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उस इलाके में कौन सा उम्मीदवार जीत कर आ सकता है, कौन सी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। तो इस पर मुझे लगता है कि चर्चा हो रही है और रास्ता निकल रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर शिवराज पाटिल ने क्या कहा। अब हमारे कैंडिडेट बोल हमारे घर के कैंडिडेट हैं और वो जिस पक्ष के कैंडिडेट हैं उस पक्ष का तो मैं बना नहीं। मैं बना हो जो पहले का, मैं 50-55 साल तक एक ही इसमें रहा। अब दूसरी तरफ मुझे जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी गुड विशेष तुमको है, मगर मैं तुम्हारे पार्टी का हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये कर्म करना ये नहीं है। अगर मैं बोला कि मैं इन पार्टी में चला गया तो बोलेंगे देखो ये ऐसे लोग हैं, ये 50 साल एक पार्टी में रहते हैं, बाद में दूसरी पार्टी में चला जाता है। मैं बोला कि मेरे गुड विशेस उनके साथ ज़रूर है, मगर मैं पार्टी एज सच उसमें नहीं हूँ। उस पार्टी में अच्छे गुण नहीं है ऐसा मेरा मतलब नहीं है। उनके भी हर पार्टी में कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ हर पार्टी में ऐसे भी गुण हैं जो सबको मान्य नहीं हो सकते। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दूसरे बेटे धीरज देशमुख लातूर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बातचीत की राहुल कुलकर्णी ने। जब महाराष्ट्र के लातूर में है, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में होने जा रहा है और मेरे साथ धीरज देशमुख हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरफ जाएगा महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन? क्योंकि कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी बन नहीं रही है और बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो प्लानिंग की है, ये माना जा रहा है। तो ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं, 2 मेंबर्स हैं, टीम एक बड़ी नई बन रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र को एक अच्छी पर्यायी सरकार देने का प्रयत्न हो रहा है। हर जगह पे, हर सीट पे बेस्ट कैंडिडेट पार्टी उतारे और जहाँ पे अलायंस पार्टनर की स्ट्रेंथ है, जिस अलायंस पार्टनर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका वो उम्मीदवार होना चाहिए। ये दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। पिछली बार जब हम एक साथ लड़े थे लोकसभा में, आपने देखा अच्छा रिजल्ट आया। 30 जगहों पे हमें यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की जगह चुन के आई और एक बड़ा अच्छा मौका तब मिला कि अभी इस बार विधानसभा में हम जब जा रहे हैं तो उसको और बेहतर करने के लिए थोड़ी चर्चा होती है, उसमें कुछ मत प्रवाह होते हैं। जब विधानसभा के चुनाव आते हैं उसमें कार्यकर्ता की संख्या बढ़ जाती है। लोकसभा का चुनाव थोड़ा सीमित रहता है, उसमें पार्टी कार्डर और ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लोग उतना इन्वॉल्व नहीं रहते। बट जब विधानसभा आ जाती है, हर तालुका पे, हर गांव के प्रश्न का विषय आता है, हर गांव में 2 ग्रुप हो सकते हैं। इन सब को समझ करके अपनी पार्टी तक वो सब पहुंचाना, ये बॉटम रिपोर्ट ऊपर तक जाना और उस तरीके से उम्मीदवार मिलना, तो ये चर्चाएँ हैं। और इस चर्चाओं को अगर कोई अनबन कहता है या जम नहीं रही कहता है तो हर बार ये गलत भी हो सकता है। और अगर वो लोग चर्चा करके अच्छी तरह से लिस्ट दे रहे हैं ऐसा माना जाता है, जताया जाता है, तो इतनी आधी रात को बहुत सारे फ्लाइट्स जो मुंबई दिल्ली सर्किट में चल रही हैं वो क्यों हो रही हैं? इस पे भी विचार करना चाहिए। एकनाथ शिंदे की बात करें और फिर देवेंद्र फडणवीस जी की बात, आप जो समझना चाहें। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हो कॉन्फिडेंट हो गई है पोस्ट लोकसभा इलेक्शन, जिस तरीके का स्ट्राइक रेट आया। और दूसरी बात होती है वो चीफ मिनिस्टरशिप को लेके, उद्धव जी को चाहिए कि वो खुद चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस में तो बहुत से नेता है कि जो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। नहीं, इस पे तो सभी नेताओं ने अपना स्पष्टीकरण दे ही दिया है कि जो
पार्टियां लड़ रही हैं, जो सीट्स आएंगी, सीट्स किसकी कितनी आएंगी, मेजॉरिटी मार्क 145 होता है, उसके बाद की ये सब बातें हैं। और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम सब मिलके, जब विधायक जो चुन के आते हैं उनका मत उसमें लिया जाएगा और उस पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें लगता है कि आगे अगला लीडर चुना जाएगा। वहीं पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा के सदस्य रह चुके संजय निरुपम अब विधायक बनने की तैयारी में हैं। उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं राहुल कुलकर्णी, जिन्होंने आप ये दोनों इंटरव्यू आपने देखे, उन्होंने बातचीत की। आप राहुल कुलकर्णी बात ये चलते हैं। राहुल, ये जो पूरा इलाका है खासतौर से कांग्रेस के लिए, जो पूरा मराठवाड़ा का इलाका है, और कहा जो क्या वहाँ पर कांग्रेस पूरी क्षमता से लड़ती दिखाई पड़ रही है? जैसे आप भी बार बार सवाल पूछ रहे थे, जो अनबन दिखाई पड़ी है एमवीए में कांग्रेस का, चाहे उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या उसे शिवसेना उद्धव ठाकरे का ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, वो क्या लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वोटर्स के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है? जी बिल्कुल बना हुआ है। तब जब अशोक चव्हाण जो मराठवाड़ा रीजन के एक बड़े नेता थे, वो अपना खेमा बदल के बीजेपी में गए हैं, तो उसके बाद एक पूरा मैदान सा खुला हुआ है कांग्रेस के नेताओं के लिए, जो कई सालों से बिल्कुल दबे हुए थे। तो अगली लीडरशिप और फिर जो सीटों का बंटवारा है, क्या हुआ है कि लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी का अच्छा स्ट्राइक रेट आया, तब से कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि महाराष्ट्र में हम लोगों को 100 से 110, 115 तक की सीटें लड़नी चाहिए। बीच में जब हरियाणा का रिजल्ट आया, तब कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंट की बात हुई, फिर सामना में एक एडिटोरियल भी छप के आया। तब से लेके अब तक कांग्रेस और शिवसेना में जो है वो बनी नहीं है। अभी भी जो 3 बजे पर्ची दाखिल करने की जो अंतिम मुदत थी वो खत्म हुई, उसके बाद भी ये पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है, शिवसेना कितनी सीटों पे लड़ रही है। हालांकि ये माना जा रहा था, जो भी सर्वे आए और जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद ये माना जा रहा था कि थोड़ा सा जो अपर एज है वो महाविकास आघाड़ी के लिए है, लेकिन बावजूद इसके सीटों का बंटवारा ना होना। लेकिन ये सब चीजें छोड़ के 2-3 और चीजें हैं जो खासकर मराठवाड़ा रीजन को बिलोंग करती है। वो सबसे बड़ा मामला है, जो मैं बार बार उनको पूछ रहा था हमारे इंटरव्यू में, वो बात नहीं आई, वो है मराठा रिजर्वेशन को लेके। क्योंकि जो मनोज जरांगे पाटिल है, इनका जो एजिटेशन पिछले 1.5 साल से चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो इसी मराठवाड़ा रीजन में होगा। और जो आजू बाजू के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कम से कम 100 ऐसी सीटें हैं जहां पे ये मराठा रिजर्वेशन की बात होगी। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब विलासराव देशमुख इस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने आर्थिक निकोषों के ऊपर रिजर्वेशन देना चाहिए, ये एक बात कही थी। वही बात फिर से इस चर्चा में आई है और उसी को लेके रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाए। अगर मनोज जरांगे पाटिल अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो महाविकास आघाड़ी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भी बड़ी बात है। और जो अभी शिवराज पाटिल चाकुरकर का हमने जो बाइट सुना, वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देशमुख और चाकुरकर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप में एक महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रही हैं। तो देशमुख और चाकुरकर फैमिली में अगर कोई अनबन बनती है तो एक ऐसी कॉन्टेस्ट होंगी कि जो 15 साल में महाराष्ट्र में हुई नहीं। ये सब चीजें हैं और इसमें देशमुख की जो भूमिकाएं हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगी। और आखिरी बात कि दोनों जो भाई हैं वो पिछली बार भी एमएलए थे, फिर उनको इस बार चुनाव के लिए उतारा गया, तो ये भी चीज चर्चा में है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल कुलकर्णी, हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी देते हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजय निरुपम की, जो विधायक बनने की राह पर चल पड़े हैं। निरुपम ने शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी से आज अपना पर्चा भरा। शिवसेना में संजय निरुपम को डिनोशी से टिकट दिया गया है, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से सुनील प्रभु जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। दिंडोसी विधानसभा से पर्चा भरने आए, आप सांसद भी रह चुके हैं, अब विधायक के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सांसद रहें या विधायक रहें, इन तमाम भूमिकाओं में अंततः आपको लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, लोगों की समस्याओं पर काम करना है, लोगों को मदद करना है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आप लोकसभा का चुनाव जीत के लोकसभा में जाएं या विधानसभा का चुनाव जीत के विधानसभा में जाएं, अंततः आपको अपने क्षेत्र के लोगों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समझना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। दिंडोसी विभाग आप देख रहे हैं कितना अविकसित विभाग है। यहाँ के लोगों की समस्या है कि पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, और इसका कारण मुझे बताया गया कि इन विधायकों के दबाव में जो बीएमसी की वाटर सप्लाई है वह बिल्डरों को दे दी जाती है और यहाँ के रहवासियों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। बिल्डरों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिल्डरों के साथ इनकी साठगांठ है।
तो ये एक अन्याय है। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कई जगह हम देख रहे हैं कि सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना की है, लेकिन बीजेपी का नेता वहाँ पर उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि अंततः बीजेपी हो या शिवसेना हो, एक ही विचारधारा के संगठन हैं और दोनों पार्टियों के विचारधारा का स्रोत भी एक ही है, सूत्र भी एक ही, धारा भी एक ही है। तो आप उसी धारा में बह रहे हैं, भले ही हाथ में तख्ती बदल गया हो। किन वोटरों पर ज़्यादा विश्वास है? पिछली बार जैसे मुस्लिम अलग हो गए, नाराज हो गए थे कि संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है सर, तो इस बार का क्या था? पिछली बार का चुनाव था वो एक दुष्प्रचार के आधार पर, झूठे प्रचार के आधार पर था। तो इस बार भी होगा? इस बार नहीं चलेगा, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और एवरी डे इज नॉट संडे। आपने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला, संविधान बदल देंगे, आरक्षण रद्द कर देंगे, और खुद ही राहुल गांधी जाके अमेरिका में बोलेंगे कांग्रेस पार्टी आरक्षण रद्द करने के चक्कर में है, उसकी चिंता, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये झूठ बोले और झूठ बोल के लोगों को बरगलाए। अब ये बरगलाने में अब लोग नहीं आएंगे। विधानसभा चुनाव आते आते लोगों को समझ में आ गया कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया, मूर्ख बनाया गया, उनसे झूठ बोल के वोट लिया गया। अब इस समय जो यहाँ पर मुद्दा है वो लाडली बहन योजना है, तो काम करेगी लगता है? 2,60,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान राशि दी और ये राशि आगे भी देते रहेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर वो सरकार में आएगी तो इस योजना को बंद कर देगी। तो मैं माताओं और बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़े हों। इसके लिए एक सरकार ने, हमारी सरकार ने, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, फडणवीस जी की सरकार ने, अजित दादा की सरकार ने, इन लोगों ने आपके लिए, आपके सम्मान के लिए इतनी बड़ी योजना दी है। इस योजना को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए फिर से महायुति की सरकार लाने में योगदान। चलिए आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे अगले लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ सकता है। आखिरकार 4 साल के इंतज़ार के बाद अब अगले साल की शुरुआत से देश में नई जनगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। सेंसस 2025 में भारत की जनसंख्या में पिछले 15 सालों में हुए जो बड़े बदलाव हैं उसकी तस्वीर सामने आएगी। कि लातूर में जो उनको जो लोग इस बार की जनगणना से 2011 के बाद देश की जनसंख्या में हुए बड़े बदलावों की असली तस्वीर सामने आएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सेंसस 2025 के तहत आबादी से जुड़े आंकड़े जुटाने का काम अगले साल से शुरू हो सकता है। जनगणना हर 10 साल पर होती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में यह काम नहीं हो सका। इस बार की जनगणना की फाइनल रिपोर्ट 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। जनगणना से प्रजनन दर, बच्चों की मौत की दर से लेकर धार्मिक समुदायों की आबादी में बदलाव से जुड़े तथ्य सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ने 31 सवाल तैयार किए हैं जो हर आम नागरिक से पूछे जाएंगे। इनमें घर में रहने वालों की कुल संख्या और क्या घर की मुखिया एक महिला है से लेकर घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी। संकेत है कि पहली बार जो सब सेक्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी SC ST के अलावा, जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्लानिंग के लिए, और जो इंडिया काफ़ी वेलफेयर स्टेट है और पॉलिटिक्स भी हमें अब यही मैसेज दे रहे हैं कि वेलफेयर स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, अगर हमारे पास डेटा होगा सब सेक्ट लेवल के ऊपर तो हम पॉलिसीज़ सही और प्रोग्राम टारगेट कर पाएंगे, और प्रोग्राम्स जब टारगेटेड होते हैं तो इफ़ेक्टिव होते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब कई विपक्षी दल जातिगत गणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। The information is that he is going to stop the caste census. We will oppose it, and in the meantime, RSS, TDP, and JDU has to answer for this, and we all know that JDU as well as TDP and RSS have been demanding for caste census later. सूत्रों के मुताबिक सेंसस 2025 की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा की सीटों के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 2028 तक चलेगी, यानी अगली लोकसभा चुनावों से ठीक पहले तक। पर तो तगड़ा डिलिमिटेशन होने की बात चल रही है, तो इसमें काफ़ी नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में
पॉपुलेशन का जो स्थिति है, पॉपुलेशन ग्रोथ या लैक ऑफ ग्रोथ की जो स्थिति है, वो काफ़ी उस पर पॉलिटिकल और अदर डिबेट्स डिस्कशंस होंगी। और तमिलनाडु ने तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इशू रेज किया है, पर द एलिफेंट इन द रूम इज़ डिलिमिटेशन, क्योंकि उनके पास कम कंस्टिट्यूएंसीज होंगी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, और साउथ इंडिया में कम होंगी। इस जनगणना से एक बड़ी तस्वीर देश के सामने होगी कि सरकारी योजनाओं पर अमल पिछली जनगणना के बाद कितने कारगर तरीके से हुआ है और आने वाले 10 वर्षों में सरकार को अपने मकसद हासिल करने के लिए किस हद तक पहल करनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और जाने से पहले आपको दिखा दें, अयोध्या की राम की पैड़ी घाट पर हर साल सरयू के किनारे दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है। 30 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, 28 लाख दिए जलाकर नए विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले एक शानदार लेजर शो का आयोजन भी किया गया। इस लेजर शो के माध्यम से रामायण की कहानी को दर्शाया जा रहा है। दीपोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा की एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।